हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज हमारा 31 अगस्त 2022 है। आज का जो डेट है हमारा 31 अगस्त 2022। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं पीटी मेंस इंटरव्यू के स्तर पे, उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। और जो भी हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। और पुराने जो साथी हैं उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें। अगर भरपूर सहयोग मिल रहा है, उन्हीं का ये नतीजा है कि हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चीज़ें आगे भी उन लोगों का सहयोग आप लोग बनाए रखें। भरपूर प्रयास प्रयास कीजिए, जितना शेयर से शेयर हो सके और सब्सक्राइब हो सके, ठीक है। तो जितने चीज़ें जो तैयारी करने वाले हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी या यूपीपीएससी के, उनको भी ये लाभ पहुँचे। तो मैं ये आप लोगों से पुराने जो कंटिन्यू जो हैं, तो उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग कृपया इस चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल हो सके। स्टार्ट करूँगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, उसमें अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के मामले में होता है। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के मामले से हमारा ये पहला टॉपिक है। इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जो हमारे अभी नया जो चीफ सीजीआई बने हैं यू ललित साहब ने। और ये बात करें ये कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के समक्ष लंबे समय से ये मुकदमा चल रहा है, लंबित मुकदमा है, इस पर निर्णय लिया उन्होंने। इसके लिए दो पीठ का भी गठन किया गया है। प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबसे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधानिकता के मुद्दे पर उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला किया है। उन्होंने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के मामले में देने में मामले में सुनवाई करेगी। पीठ ने आरक्षण मुद्दे पर सबसे पहले सुनवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए केस को 6 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सहित केंद्र सहित ज़्यादातर राज्यों में लागू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं इस पर आ चुकी है अभी तक। याचिकाओं में 103वें संविधान संशोधन, याद रखना है कि जो हमारा जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था वो 103वें संविधान संशोधन 2019 में लागू हुआ था। इस बात को ये पीटी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके भी हमारे बीपीएससी का जो एओ का एग्जाम हुआ था 20 अगस्त, उसमें भी पूछा गया था 106 जो संविधान संशोधन है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे चीज़ों को। ये पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा, कोई भी एग्जाम के पीटी की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 103वें संविधान संशोधन कानून 2019 की वैधानिकता को मुख्य तौर पर आरक्षण की 50% सीमा पार होने और आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होने के आधार पर चुनौती दिया गया है। याचिकाओं में यह भी दर्ज है कि इंदिरा साहनी के 1992 के फैसले को आधार बनाया गया, इसमें तो ये फैसला का आधार बनाया गया। यही संविधान पीठ जो है सो धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इसमें आंध्र प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने की वैधानिकता का मुद्दा भी शामिल है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुसलमानों को आरक्षण देने का कानून रद्द कर दिया था, जबकि तो इस बात को देखेंगे चीज़ें। और हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कि प्रधानमंत्री जब खुद वहन करते हैं अपने भोजन का खर्च, तो समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के खाने के लिए सरकारी खजाना खोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी के भोजन पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होता है। इसका खर्च वह खुद वहन करते हैं। जन सूचना अधिनियम आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के केंद्रीय सूचना अधिकारी ने जानकारी दिया है कि प्रधानमंत्री के भोजन पर सरकारी बजट खर्च नहीं होता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि सक्षम व्यक्ति न केवल अपना खर्च खुद वहन करे, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी आगे आए। उन्होंने कोरोना काल में गरीबों के लिए मुफ्त गेहूं चावल वितरण की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी भी स्वेच्छा से छोड़ दी थी। स्वयं पीएम भी इस पर अमल करते हैं। बता दें कि एक आरटीआई पीएम को कपड़ों पर होने वाले खर्च को लेकर भी लगाई थी। तब पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने कपड़ों के खर्च का भुगतान स्वयं करते हैं। इसमें कैसी कैसी आरटीआई है, इसके बारे में हम लोग जान लें आखिर ये किस तरह की है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आरटीआई लगाने वाले की कमी नहीं है। ऐसी ही कुछ आरटीआई सी बन गई। 2015 में आरटीआई लगाई गई कि ट्विटर पर आने के बाद मोदी के कितने ट्वीट किए गए। एक आरटीआई दायर की गई थी कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कितनी छुट्टियां ली है। ऐसी ही एक आरटीआई लगाई गई थी कि पीएम मोदी ने कितनी विदेश यात्रा की है। यह पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के भाषणों को कौन लिखता है और उस पर कितना खर्च आता है। ये सब चीज़ें ट्विटर पर आते रहती है चीज़ें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को जर्मनी ने जाति बताया है। मतलब भारत में जर्मनी के नवदीप जो राजदूत हैं भारत में, फिलिप एकरमैन ने मंगलवार को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा एक तरह की ज्यादती है। इसके अलावा भारत की सीमा पर चीन का जो अतिक्रमण है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है। ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें ये भी कहा है कि भारतीय सीमा पर, भारत की जो सीमा है उस पर चीन की समस्या दूसरे तरह का है, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अलग तरह का मामला है, दोनों का मामला अलग है, दोनों के बीच तुलना नहीं किया जाना चाहिए। एकरमैन ने ये भी कहा है कि भारत से इस तरह के बारे में पूछा गया था कि एशिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर यूरोप चुप्पी साध लेता है, लेकिन जब उसके अपने क्षेत्र में समस्याओं की बात आती है तो वह अलग तरह के प्रतिक्रिया देता है। तो इसको आप पढ़ लेंगे चीज़ों को। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करेंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को 2 सितंबर को कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करने जा रहे हैं। पीएमओ के अनुसार वह इस दौरान औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए नौसेना के नए निशान का भी अनावरण करेंगे। बहुत ही अत्याधुनिक है ये स्वदेश निर्मित पोत का निर्माण जो है निर्माण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। विक्रांत जो है ये क्या है तो स्वचालित विशेषताओं से लैस है। ये यह देश के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल पोत है। इसे बनाने में लगभग 20,000 करोड़ की लागत आई है, जिसको आप देख लेंगे चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, पीटी के हिसाब से पूछा जाएगा ये। और खरीफ सीजन में 519 खरीफ जो सीजन है उसमें 519 लाख टन धान की होगी सरकारी खरीद। चालू खरीफ ये क्वेश्चन पूछा जाता है हालांकि पीटी के हिसाब से। ये चालू खरीफ सीजन के दौरान सेंट्रल पूल के लिए 519 लाख टन धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य जो है पिछले खरीफ सीजन के 509 लाख टन से ज़्यादा है। चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान होने वाली खरीद को पूरी तरह से मैकेनाइज्ड किया गया जाएगा। सरकारी खरीद के लिए बैंकों से जहाँ कम ब्याज दर पर उधारी भी लिया जाएगा। आगे बात करेंगे तेज गति से और लापरवाही होते हैं अधिकांश सड़क, अभी वो मतलब सड़क हादसे का रिकॉर्ड दिया गया इसमें कि कितने प्रतिशत हादसे हो रहे हैं लगातार। तो उसमें ये कहा गया है कि देश में मार्ग दुर्घटनाओं की संख्या चिंताजनक बनी हुई। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है उनकी ताज़ा रिपोर्ट ये कहता है कि मार्ग दुर्घटनाओं के लिए तेज गति और लापरवाही के 2 सबसे प्रमुख कारण हैं। दोपहिया वाहनों ने सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक लोगों की जान ली है। नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों की संख्या में खतरनाक स्तर पर है। आइए देखें ये क्या रिपोर्ट कहता है। 59.7%, अगर बात किया जाए तो 59.7%, 59.7% सड़क हादसों का तेज गति से चलाना की वजह से हुआ है। वर्ष 2021 में कुल 4,03,116 मार्ग दुर्घटना हुआ है। 25.7%, मतलब 25.7% सड़क हादसे लापरवाही और ओवरटेकिंग की वजह से हुआ है। इनकी संख्या 1,03,629 रहा है। 30% जो दुर्घटनाएं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। रिहायशी और शहरी इलाकों में 29.7% दुर्घटनाएं हुआ है। अब इसको आंकड़ों आप देख सकते हैं चीज़ों को। और 84,410 मार्ग दुर्घटनाएं शाम 6 बजे के से लेकर रात 9 बजे के बीच में हुआ है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। तेज गति के कारण बीते वर्ष 87,000 से अधिक की मौत। तेज गति के वाहन चलाने के कारण वर्ष 2021 में 87,050 लोगों की जान गई है, जबकि लापरवाही से वाहन चलाने के लिए 42,853 लोगों की जान गई है। इस समय अवधि में कुल 1,55,622 लोगों की मार्ग में मृत्यु हुआ है। तो इस बात को आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, ये पॉइंट कि वो कितना दुर्घटनाएं हमारे भारत में आ रही है चीज़ें। देखिए एक समान नागरिकता से रिलेटेड भी एक हमारा आर्टिकल है, मैंने इसको टिक करना भूल गया था, सॉरी, इसको मैं फिर देख रहा हूँ चीज़ें। कि तलाक बिद्दत क्या है, कहा जा रहा है तलाक बिद्दत के बाद अब तलाक हसन विवाद चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग संबंधी याचिका पर सुनवाई शुरू किया है। इस मुस्लिम बुद्धिजीवियों के मुताबिक विभिन्न तरीकों के तलाकों के दुरुपयोग पर रोक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड से ही लगाई जा सकेगी। मुस्लिम धर्मगुरु भी तलाक के तरीकों पर के दुरुपयोग पर चिंता जताते हैं। ये भी चर्चा में चीज़ चल रही है। अकेले दम काम करता है स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क। हमारा जो 5G नेटवर्क जो हमारे देश में आने वाली है तो उसकी चर्चा उसके बारे में कहा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने सोमवार को अपनी एजीएम में जो घोषणाएं की उसमें अहम है देश में जियो 5G की दिवाली तक शुरुआत। कंपनी ने 5G सेवा के लिए एक टर्म का प्रयोग किया है, स्टैंड एलोन 5G। देश में कोने कोने तक जो है सो पूरे देश में दिसंबर 2023 तक 5G सेवा ले जाने के साथ काम कर रहे जियो जो है सो जियो की यह स्टैंड एलोन 5G सेवा आखिर है क्या, यह किस तरह से काम अलग है और उपभोक्ता वो सेवा प्रदाताओं के लिए इसके क्या लाभ है, इन प्रश्नों को उत्तर तलाश किया जा रहा है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो 39% हिस्सेदारी है 5G मोबाइल फ़ोन की 20,000 से 30,000 रुपये वाली श्रेणी में है। ये 10 GPS तक अधिक इंटरनेट SPG 5G सेवा मिल सकता है। 4G में यह 100 Mbps तक है।
दो तरह के 5G जो नेटवर्क वो दो तरह का है। एक कैसा है, तो 5G सेवा में प्रमुख रूप से दो प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है कि एक है स्टैंड एलोन और दूसरा है नॉन स्टैंड एलोन। फिलहाल जियो ही स्टैंड एलोन नेटवर्क का प्रयोग करने की तारीख में दिख रही है। स्टैंड एलोन नेटवर्क में 5G पूरी सेवा पूरी तरह स्वतंत्र होती है और इसके लिए कंपनी को पूरी बुनियादी ढांचा बनाना पड़ता है। यह कंपनी की 4G सेवा से पूरी तरह से अलग होता है। अगर बात करें क्षमता, स्टैंड एलोन और नॉन स्टैंड एलोन के नेटवर्क में भी एक बड़ा अंतर का क्षमता का भी होता है। अलग व्यवस्था पर संचालित होने का स्टैंड एलोन नेटवर्क 5G सेवा का पूरी तरह क्षमता का उपयोग कर सकता है। स्टैंड एलोन नेटवर्क में स्लाइसिंग की भी सुविधा होता है। ये तीनों पॉइंट आप याद मतलब जानकारी के लिए अच्छा चीज़ें हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं। हालांकि साइंस टेक के हिसाब से साइंस टेक का ये टॉपिक है, हालांकि देखा जाए तो ये साइंस टेक का है 5G का नेटवर्क जो ये, जिसके कारण क्या है कि आवंटित 5G स्पेक्ट्रम का प्रयोग प्रभावी रूप से उपयोग कर पाती है। नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क का प्रयोग करने वाली कंपनियों को बाद में स्टैंड एलोन नेटवर्क के साथ व्यवस्था बनानी पड़ती है। हालांकि आरंभ में कम लागत के कारण यह अधिकांश कंपनियों द्वारा पसंद किया जाता है। अब आ रहे हैं कि डिवाइस भी का भी पड़ता है फ़र्क। दोनों नेटवर्क जो बीच में एक बड़ा अंतर मोबाइल डिवाइस के साथ भी है, डिवाइस के साथ अनुकूलता का होता है। अधिकांश मोबाइल को 4G के साथ चलने वाली 5G सेवा यानी नॉन स्टैंड एलोन के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क में 4G के माध्यम से ही 5G तरंगों को प्रसारित किया जाता है। ऐसे फ़ोन को यदि स्टैंड एलोन नेटवर्क की 5G सेवा लेना है तो फ़ोन निर्माताओं को डिवाइस में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे है देश में 5G मोबाइल का बाजार। हमारे देश में अभी वर्तमान में जो है 5G मोबाइल फ़ोन की संख्या बढ़ रही धीरे धीरे। बजट सैमसंग यानी 20,000 रुपये कम श्रेणी में 5G डिवाइस की सराई 34% है और 20,000 से 30,000 वाली श्रेणी में 39% है। आंकड़ा ये बताता है कि इस वर्ष के अंत तक, मतलब जो है 22 जो चल रहा है, 22 के अंत तक देश में 5G मोबाइल फ़ोन का शिपमेंट 3% से बढ़कर 35% हो सकता है। और 5G से लाभ क्या होगा, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। चूँकि लाभ होगा कैसे, तो इससे लाभ ये होगा कि 5G से उपभोक्ता को सर्वाधिक लाभ इंटरनेट की स्पीड में होगा। जो 4G का स्पीड और 5G का स्पीड है बहुत ही अंतर आएगा। 5G पर सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड 10 गीगाबाइट प्रति सेकेंड GPS हो सकती है और 4G जो है अभी कितना दे रहा है, 100 मेगावाट प्रति सेकेंड हो दे रहा है। एक बड़ा अंतर लेटेंसी का भी होगा कि लेटेंसी से मतलब किसी डिवाइस द्वारा डाटा भेजने के लिए समय से होता है। जितनी कम लेटेंसी होगी उतनी ही जल्दी भेजे गए डाटा पर प्रतिक्रिया मिलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 5G आने से नेटवर्क के बिजी होने की समस्या को भी राहत मिलेगा। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है IAS UPSC PT में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा ये चीज़ें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में क्या क्वेश्चन आए हैं आप देख लेंगे चीज़ों को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का भी लाभ होगा इससे। किससे, तो 5G नेटवर्क। इसके बारे में मैंने डिटेल बताया, इसको आप पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। चाहिए आपको मेंस में भी काम आएगा ये और PT के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे UPSC के PT की बात करें या IAS के PT की बात करें, UPSC के PT में ये क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछा भी जा चुका है। इसको आप देख लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चीज़ों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आर्टिकल हमारा आज का है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, इसके बारे में देखना जिक्र करेंगे हम लोग। क्योंकि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इस पर विशेष था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो था विशिष्ट था। वो भी परंपराओं से हटकर प्रधानमंत्री का भाषण जो था तत्कालिक न होकर भविष्योन्मुखी था। भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा उन्होंने बोला था। उन्होंने अगले 25 वर्षों में अमृतकाल के दौरान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान कर लोगों से योगदान के लिए अपील किया है। ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों ने भारत से व्यापार की पिंगे बढ़ाकर अपनी आर्थिकी को समृद्ध किया है। यह भारत का दुर्भाग्य रहा है कि ये व्यापारी ही उसके नीति नियंता बन गए, जो उसे लूट खसोट कर धन संपदा साथ ले गए और अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। स्वतंत्रता के बाद से अगर बात करें तो आर्थिक मोर्चे पर भारत ने लंबी यात्रा किया है। वह नॉमिनल GDP के लिहाज से अगर बात किया जाए तो दुनिया की 5वीं क्रय शक्ति समानता यानी PPP के आधार पर तीसरा और दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत हमारा। अब यह एक मध्यम आय बाजार, हमारा जो मध्यम आय बाजार वाला अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। इसके बावजूद अभी भी करोड़ों भारतीय अपने आर्थिक उत्थान की प्रतीक्षा में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला प्रण अगर बात करें, पहला प्रण ही प्रत्येक भारतीय की आंखों से आर्थिक दुश्वारियों के आंसू पोंछने पर केंद्रित है। नेताओं का सोच जो है और गतिविधियां 2 धुरियों पर केंद्रित होता है। एक धुरी वो है जो अतीत और भविष्य के बीच में होता है और दूसरा क्या होता है कि नेतृत्वकर्ताओं के मूल्यों और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। आकांक्षी भारत बेचैन है। मोदी को इसे भारत की राजनीतिक समझ है। राष्ट्र के नेता के रूप में अगर बात करें तो उन्होंने पहले मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लेख किया है। फिर भी वह कहा है कि जिसे सुनने के लिए भारत प्रतीक्षारत है। देश को प्रेरित करने की रणनीति के तहत नेताओं को संवाद के माध्यम से दुविधाओं को दूर करना होगा, उद्देश्यों को समझना होगा।
अमूमन अगर बात करें 12,000 से 15,000 डॉलर के प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जगह मिल जाती है। अगर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर बात करें तो 2047 तक भारत की जनसंख्या जो है 164 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसलिए यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों के प्रांत में शामिल होना है तो उस समय भारत की आर्थिकी करीब 20 ट्रिलियन मतलब लाख करोड़ डॉलर होनी चाहिए, जो फिलहाल पर 3.2 मतलब 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। यानी 25 वर्षों में जीडीपी को 6 गुना अधिक बनाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्या यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? मेरा जवाब है होगा कि यह मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। हासिल बिल्कुल किया जा सकता है। भारत की जो पहचान है एक उद्यमी समाज के रूप में बन रहा है। फिलहाल वह नव उद्योगों और यूनिकॉर्न्स की दुनिया में तीसरा बड़ा ठिकाना बन गया है। यूनिकॉर्न एक क्या है? यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक अरब डॉलर मूल्यवान वाले उपक्रम होते हैं। यह एक संतुष्टि का विषय है कि हमारे स्टार्टअप तंत्र को नया स्वरूप दिया गया है। भारत को के लाखों युवा नौकरी पाने की जगह नौकरी देने वाले की बनने के इच्छुक हैं और इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं जी। आगे बात करेंगे, सिलिकॉन वैली उद्यमिता की व्यापक सफलता गाथा के जीवंत प्रतीक है हमारा। और भारत ने राज्यों की वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए आवश्यक निजी भागीदारी पीपीपी कोई भी एक पूरक हो सकता है। यहाँ तक कि टाउनशिप विकसित करने में भी अगर बात करें, किसी नेता के उद्देश्यों की सफलता राज्य की अनिवार्य शक्ति पर नहीं बल्कि उस प्रण को धरातल पर उतारने में तत्कालिक प्रेरक प्रोत्साहन का निर्भर करती है। वस्तुतः प्रेरणा उन योजनाओं और कार्यक्रमों पर टिकी होती है जो उनके फलीभूत होने की राह में उभरती है। मोदी अपने स्तर पर बखूबी कमान संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी बातों को प्रेरणा में उत्पन्नित होना होगा और विकसित भारत ही परम लक्ष्य होना चाहिए। भयावह होता जल प्रदूषण, हमारा जल प्रदूषण के बारे में ये आ गया है, ये आर्टिकल हमारा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में 350 से अधिक नदियां हैं जो प्रदूषण से करा रही हैं। वर्षों तक प्रदूषकों को से भरी होने के कारण कई नदियों का जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र जो नष्ट होने के कगार पर है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिससे उनके ऊपर जैविक रूप से मृत होने का खतरा बना हुआ है। जल प्रदूषण भूमि और वायुमंडल को भी दूषित करता है। जल प्रदूषण जो होता है वो क्या करता है ये? तो जल प्रदूषण जो है भूमि और वायुमंडल को भी दूषित करता है और मानवता के गहरे संकट में डाल देता है। लंदन की मशहूर टेम्स नदी की 1957 में जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जल प्रदूषण ने जल मार्ग में लगभग सभी पौधों और जानवरों के जीवन को नष्ट कर दिया था। हालांकि 6 दशक की लंबी जिद्दोजहद के बाद इसके पिछले ही साल प्रदूषण मुक्त करने वाली कामयाबी मिला है। टेम्स के जैविक रूप से मृत होने और फिर जीवित होने की घटना वैश्विक समुदाय के लिए बड़ी सीख है। उससे बड़ा सीख लेते हैं हम लोग, सीख सकते हैं वहाँ से। जल प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने से विविध दुष्प्रभाव देखने पड़ता है। मसलन प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, जिससे जलीय जीवों का जीवन कष्टमय हो जाता है। वहीं प्रदूषित पानी से क्या होता है कि सिंचाई करने से उपजे अनाजों, फलों और सब्जियों में दूषित पदार्थों की सांद्रता उच्च हो जाती है, जिसके सेवन से क्या होता है और भी बीमारियां और मौत जैसे दस्तक देने लगती है। टिकाऊ विकास का छठा लक्ष्य हमारा सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच की मांग करता है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब लोग जल स्रोतों को प्रदूषित करना बंद कर दें और जल संरक्षण एवं संचयन एक बुनियादी कर्तव्य बन जाए तथा लोग पानी की बूंद बूंद की कीमत समझने लगे। अभी पानी का बूंद बूंद की अगर कीमत समझना शुरू कर दे तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएगा। चीज़ें भूपृष्ठ के 3/4 हिस्से का जल से आच्छादित होने के बावजूद इसका केवल 1% हिस्सा ही हमारी पहुंच में है। अतः जल प्रदूषण के निदान और जल संरक्षण पर हमें गंभीरता दिखाना ही होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था हमारे लिए। निर्माण अनियमितता से भविष्य के लिए सबक, इसको आप पढ़ लेंगे चीज़ों को, इस टॉपिक को। अगर हमारे गौतम अडानी हमारे बने पीटी के लिए क्वेश्चन है, पीसीएस पीटी में खासकर ये क्वेश्चन आ सकता है। चाहिए गौतम अडानी बने दुनिया के सबसे तेज अमीर व्यापारी। देश के दिग्गज कारोबारी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अब अडानी की संपत्ति 137 अरब डॉलर हो गई है। मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री आरआई के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति जो है 91.9 अरब डॉलर है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि 2047 तक 10,000 डॉलर हो सकती है प्रति व्यक्ति आय। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जो है के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय। उन्होंने कहा है कि अगले 25 साल तक विकास दर जो है भारत का 7 से लेकर 7.5% रहने पर भारतीय अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। देखिए वहाँ अभी भी मैंने जिक्र किया था इससे पहले भी आर्टिकल में कि हमारा क्या 2047 तक हमारा देश जो है सो
क्या विकसित की श्रेणी में जाने वाला है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारा जो 25 साल तक जो सफ़र जो होगा भारत का, वो कितना करना पड़ेगा, तो $20 ट्रिलियन चाहिए हमको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो विकास दर जो है 25 साल में कम से कम 7 से 7.5% रहने पर भारतीय अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा। इससे वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय $10,000 तक हो सकता है। अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, $2500 से भी कम है। अभी जो हमारा भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2500 से भी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए लक्ष्य रखा है। मंगलवार को द कम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 जारी करने के दौरान देवराय ने यह भी कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और भारत अभी क्या है, जो $2.7 ट्रिलियन के साथ छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत जो भी है अर्थव्यवस्था की अगर बात करें $2.7 ट्रिलियन के साथ छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है और विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। भारत अभी क्या है, तो विकासशील देशों की श्रेणी में है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत, ये भी क्वेश्चन है, G20 के शेरपा कौन है, तो भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने कहा कि निरंतर विकसित हो रहे वैश्विक संदर्भ में भारत जीवन और कारोबार की सुगमता के आधार पर सतत विकास का मॉडल पेश करने की दिशा में काम कर रहा है। इसमें केवल भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर ही बल नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इस बात पर यह जोर दिया जा रहा है कि देश उसे कैसे प्राप्त करे। अगर बात के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए इस रोड मैप से मदद मिलेगा। रोड मैप में उन परिवर्तनों को भी रेखांकित किया गया जिससे हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये। देखिए यहाँ पे एक और आर्टिकल हमारे साथ है, चीन के विकल्प पर उभर रहा है भारत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मैंने टिक नहीं किया था, इसको आप टिक कर लेंगे चीज़ों को, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ चीज़ को। चीन की इकोनॉमी के समक्ष एक के बाद एक चुनौतियाँ सामने आ रही है। इन चुनौतियों की वजह से भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित होने की क्षमता रखता है। ये बात SBI की इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया है। 29 जुलाई के बाद से अभी तक भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्था के निवेशकों में $7.6 अरब का शुद्ध निवेश किया, जबकि 1 अप्रैल से 29 जुलाई के बीच FII ने $14.7 अरब निकाले थे। वैश्विक निवेशकों का भारत में भरोसा इस बात से भी बढ़ा है कि भारतीय रुपये क्या है, क्यों बढ़ा है, तो भारतीय रुपये और शेयर बाजार में एक शुरुआती उथल पुथल के बाद अपनी स्थिति संभाली है। ऐसे में भारत की स्थिति टीना फैक्टर वाली है। वैश्विक तौर पर हर बड़ा देश किसी न किसी चुनौती से जूझ रहा है, जबकि विकास दर और महंगाई के दो मोर्चे पर भारत इन देशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में। चीन का भविष्य ज़्यादा संकट में दिखाई दे रहा है, खासतौर पर वहाँ का निर्माण उद्योग में मंदी दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आगे ये भी कहता है चीन के इस कमजोरी का भारत को फायदा संभव मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। और हाल ही में एप्पल ने कहा है कि वो iPhone 14 का उत्पादन भारत में करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या करेगा, एप्पल ने क्या कहा है कि एप्पल ने कहा है कि वह iPhone 14 का उत्पादन भारत में करेगा और उसे अपना नया निर्यात हब बनाएगी भारत को, और संभावना है कि दूसरी कई कंपनियां भी ऐसा कदम उठाएगी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये चीज़। और नहीं बदला पड़ोसी, भारत से कारोबार पर फिर मुकरा पाकिस्तान। अगर बात की जाए पहले भारत के साथ कारोबार करने का संकेत देना और फिर मुकरते हुए बीच में कश्मीर मसले को घसीटना यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जिसे उसने मंगलवार को फिर दोहराया। बलूचिस्तान, सिंध और दूसरे प्रांतों में आई बाढ़ से हलकान पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा था कि भारत के साथ फलों सब्जियों के आयात को दोबारा शुरू करने पर विचार हो रहा है। मंगलवार को शाम PM जो वहाँ के शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अलग अलग मौके पर यह भी साफ किया कि भारत के साथ कारोबार समान करने के बारे में उनकी कोई सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। देखिए उन्होंने फिर मुकर गए। वो भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से फल सब्जियों की खरीद पर कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। भारत से उन उत्पादों का निर्यात अगस्त 2019 तक होता रहा है, जिसे पाक ने ही बंद किया है। पाक को अगर ज़रूरत है तो उसे फैसला करना होगा और भारत के साथ संबंधित विभागों को बताना होगा। अगर पाक चाहे, मतलब पाकिस्तान चाहे, तो भारत से उसे कुछ ही घंटों में सब्जियों और अनाज की पूर्ति की जा सकती है। इसको आप पढ़ लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अफगानिस्तान में IS शक्ति बढ़ने से खतरा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISL की मौजूदगी में वो क्षमता बढ़ गई है। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से इनके संबंध और न आतंकी समूह के भड़काऊ बयान क्षेत्र की शांति और अस्थिरता के लिए खतरा है। भारत ने अफगानिस्तान को अब तक भेजे 40,000 टन गेहूँ। NIA की रिपोर्ट के अनुसार, ANI रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने सुरक्षा परिषद को बताया कि भारत ने अपने पड़ोसी धर्म निभाते हुए अब तक 40,000 टन गेहूं अफगान लोगों की मदद के लिए भेजा है। इसके साथ ही भारत ने 32 टन चिकित्सीय उपकरण दवाई भेजी हैं। इनमें TB की दवाएं व कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज भी शामिल है।
इसको आप पढ़ लेंगे चीज़ों को। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये। चलिए, तो हमारा ये आज का यहीं तक सेशन, ये हमें हमारे हिसाब से जो भी था इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे पीटी मेंस इंटरव्यू का स्तर पर, मैंने उसको जिक्र किया है। कृपया आप उसको आप पढ़ लेंगे, चीज़ों को नोट कर लेंगे चीज़ों को, ताकि नोट करेंगे तभी आपको आगे फ़ायदा मिलेगा आंसर राइटिंग में चीज़ें। कि ये नहीं तो फिर ये निकलते चला जाएगा, आपको पता लगेगा, फिर भूल जाएंगे आप, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे तब आपको याद नहीं रहेगी चीज़ें, और जिसमें उसको फिर बाद में नोट किया हुआ रहेगा, बाद में उसको फिर रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और हर चीज़ों को अलग अलग तरीके से। और अगर अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जो पुराने साथी हैं उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग वह कृपया इस चैनल के बारे में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि जो भी प्रिपरेशन करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। और मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, चीज़ें समय समय पे आपको और भी सब्जेक्ट का जो है एसोसिएशन के लिए लाया जाएगा चीज़ें आपके सामने, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा साबित हो, और अच्छा आपका लोगों का रिजल्ट हासिल हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको फिर से मैं कल मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।